Hello teens, welcome to the channel. Today for semester 3 DSC 9 we are going to cover the topic under literary criticism. David Hume of the Standard of Taste. This has been taken from his text Four Dissertations. DSC 1 से लेकर DSC 9 तक की प्लेलिस्ट्स अवेलेबल हैं और इनके थ्रू आप अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अपने सभी वीडियोस में और अपनी क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स को हमेशा यही सजेशन देती हूँ कि सबसे पहले आप राइटर के बारे में जानिए और लिखिए। जब आप राइटर के बारे में जानते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स शुरुआत से ही बिल्कुल क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। डेविड ह्यूम के बारे में जानते हैं। डेविड ह्यूम एक स्कॉटिश एनलाइटनमेंट फिलोसोफर थे। तो जब आप कोई स्पेसिफिक एडजेक्टिव देखते हैं ना उस पर्सन के लिए, उस राइटर के लिए, तो पहले ही आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके के ये राइटर रहे होंगे। एनलाइटन किया करते थे लोगों को, फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, लाइब्रेरियन एंड एसेइस्ट। फोर डिसर्टेशंस जिसमें से हमने टॉपिक लिया है ऑफ द स्टैंडर्ड टेस्ट। ये आपको याद रखना है, 1757 में पब्लिश हुआ था, रिटन बाय ऑफ कोर्स डेविड ह्यूम। और इसमें जो फोर डिसर्टेशंस हैं उनके नाम है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, ऑफ द पैशंस, ऑफ ट्रेजेडी, ऑफ द स्टैंडर्ड टेस्ट। ऑफ द स्टैंडर्ड टेस्ट द फोर्थ डिसर्टेशन इज और मेजर टॉपिक टुडे। डेविड ह्यूम वेरी पॉपुलर राइटर ऑफ हिज एरा। तो ऐसा नहीं है कि हम बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, ऑल्दो हमें फोर्थ टॉपिक पर ज़्यादा स्ट्रेस करना है। तो पहले बाकी सब अंडरस्टैंड करेंगे तभी फोर्थ को इजीली समझ पाएंगे। डेविड ह्यूम सबसे पहले लिखते हैं अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। रिलीजन किस तरीके से बने होंगे ये उनकी थियरी है। यू मे अग्री, यू मे डिसअग्री, बट इन एग्जाम इफ यू गेट अ क्वेश्चन यू हैव टू राइट अबाउट हिज व्यू पॉइंट। ह्यूम हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग नेचुरलिस्ट थियरी, सोर्स, इफेक्ट, किस तरीके से रिलीजन डेवलप होना शुरू हुआ होगा, उन डेवलपमेंट्स को देखते हैं। Hume contends that the earliest religion of mankind was a rudimentary polytheism and that religion arose from emotion, mainly hope, fear and the desire to influence the future. तो वो मानते हैं कि रिलीजन कैसे डेवलप हुआ होगा जब लोगों में किसी तरीके का डर था या फिर लोग चाहते थे होप हो किसी तरीके की, कुछ तो ऐसा हो जिससे हमें लगे कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी बेटर। जब कुछ गलत होता है तो हम एक दूसरे को कह देते हैं ना कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान एक एंटिटी है जिनके बारे में सोचकर हमें ऐसा लगता है कि देयर इज सम होप, God is watching everything and something wrong is being done with us, so that wrongdoer will be punished or our life will be better. कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा। तो होप और फियर इन सब के आउटकम थे रिलीजन। He goes on to suggest that monotheism यानी कि singular religion is the result of religious competition as believers seek to differentiate their deities as superior to all rivals. पहले पॉलिथिज्म था, लोग हर तरीके के गॉड में यकीन रखा करते होंगे। उसके बाद एक कंपटीशन आ गया कि मेरे गॉड तुम्हारे गॉड से बेटर हैं, राइट? तो मोनोथिज्म फॉलो होना शुरू हुआ। नाउ पीपल से कि वी आर हिंदू और वी आर मुस्लिम और वी आर क्रिश्चियन और वी बिलोंग टू दिस रिलीजन और दैट रिलीजन, दैट इज मोनोथिज्म, कि एक रिलीजन को फॉलो किया जाता है। जबकि बहुत सारे राइवल्स थे और उनमें एक तरीके का कॉम्पिटिशन हो गया कि आवर रिलीजन इज द परफेक्शनिस्ट, हम बेटर हैं बाकी सबसे, बाकी सब के जो भी बिलीफ्स है दे आर नॉट एज गुड एज आवर्स। तो मोनोथिज्म की शुरुआत हुई। नेक्स्ट इज ऑफ पैशंस। ऑफ पैशंस में वो बात करते हैं बहुत ही क्लीशेड एग्जाम्पल की, गुड एंड इविल, अच्छाई बुराई। हमेशा से सुनते आ रहे हैं, हर ऐसे के बाद में लिखते हैं और इस तरीके से अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। Good is associated with pleasure and evil with agony and pain. He then begins to examine emotion as a human cognitive faculty and he contends that emotions can not only mix but also destroy one another. Passions क्या है? Passions are nothing but the outcomes of all the moralities, good and bad, जो भी हमने बचपन में सीखा उसी के हिसाब से हमारे passions grow होते हैं। He also contends that our imagination and emotions interact to form an impression of समथिंग और समवन। हम हमेशा जो कुछ भी काम करते हैं ना, बेसिकली दैट इज वेरी मच एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे टू लिसन टू म्यूजिक और दिस और दैट, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। व्हेन वी आर हंग्री वी लव टू
eat the food that we like, लेकिन इसके अलावा मेजरली जो भी काम करते हैं that is because of something that is our external passion. हम कोई ना कोई impression create करना चाहते हैं, the kind of dresses that we buy, the kind of appearance that we keep, right? तो passions हमारे आसपास के सारे environment की वजह से arise होते हैं. ऑफ द पैशन में ही वो कहते हैं कि रिलीजन और रीजनिंग बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, आर्ग्यूइंग दैट वी मेक डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन और ओवरराइडिंग पैशन एट टाइम्स हम कुछ भी काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अंदर से फील कर रहे हैं कि उस काम को हमें करना है, चाहे वो किसी पर इम्प्रेशन बनाने के लिए ही करना है, लेकिन एवरी टाइम वी डू नॉट फॉलो दी रिलीजन. He attempts to eliminate religion from our reasoning faculty of right and wrong, arguing that we make decisions depending on the overriding passion. हम अपने passion के हिसाब से ही काम करते हैं. Right, एक example देते हैं. Your wife may divorce you, but winning the lotto or any kind of lottery will most likely help you forget about it. ठीक है, लाइफ में अभी अभी एक बैड इंसिडेंट हुआ है, नॉट द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ बट समथिंग बैड, लेकिन उसके बाद एकदम से कुछ अच्छा हो जाता है, यू फॉरगेट इट. He ends by stating that in ancient culture this blend of emotions and feeling gives rise to hope and terror which gives rise to religion. इसी की वजह से कि कुछ अच्छा होता है फिर कुछ बुरा होता है फिर कुछ अच्छा हो जाता है, उसकी वजह से हमारी होप हमेशा बनी रहती है, हमें लगता है कि दिस इज डन बिकॉज ऑफ गॉड एंड देन वी स्टार्ट बिलीविंग इन रिलीजन. अब वो बात करते हैं ट्रेजिडी की और कहते हैं कि लोग ट्रेजिडी देखना बड़ा पसंद करते हैं ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो भी वायलेंट एक्ट्स हो रहे हैं वो मेड अप हैं, फिक्शनलाइज्ड हैं, तो लोग ट्रेजिडी देखना पसंद करते हैं. उसके बाद वो एक बात और कहते हैं कि ट्रेजिडी कहीं ना कहीं हमारे पैशन से जुड़ी है. ट्रेजिडी जो पर्सन फेस करता है या तो पर्दे पर थिएट्रिकल फॉर्म में या फिर अपनी लाइफ में, वो पर्सन बड़ा ही स्टाइलिस्टिक और क्रिएटिव हो जाता है. आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी हो रणबीर कपूर की, रॉक स्टार. इन दैट मूवी ही वॉज गिवन द एडवाइस बाय समवन कि इफ योर हार्ट इज ब्रोकन देन यू कैन बी अ गुड म्यूजिशियन. ही ट्राइड अ लॉट टू बी अ गुड म्यूजिशियन, गुड सिंगर प्रायर टू दैट, लेकिन इस एडवाइस को सुनने के बाद ही कीप्स ऑन फीलिंग कि हाँ सच में मेरा दिल टूटेगा तभी मैं बहुत अच्छा कुछ लिख पाऊंगा, एंड दैट लिख पाऊंगा, गा पाऊंगा और एक अच्छा म्यूजिशियन बन पाऊंगा, एंड दैट इज समथिंग विच एक्चुअली हैपेंड. कहीं ना कहीं इसी थियरी को प्रूव किया गया है. अब हम अपने बेसिक टॉपिक की बात करेंगे, मेजर टॉपिक की, जो कि है अबाउट एस्थेटिक्स, टॉपिक ऑफ द स्टैंडर्ड टेस्ट. राइट, तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे आसपास की ब्यूटी हमें अट्रैक्ट करती है. एस्थेटिक्स, आसपास जो कुछ भी ब्यूटीफुल लगता है आपको, राइट, कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी ब्यूटीफुल लगता है, दैट इज एस्थेटिक्स. दैट द गुड और ब्यूटी ऑफ अ गुड वर्क ऑफ आर्ट इज आइडेंटिकल विद द पॉजिटिव ह्यूमन रिस्पॉन्सेज इट एलिसिट्स. हम लोग कभी किसी ट्रिप पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? Just to go away from our daily monotonous lives and to enjoy the beauty of nature, right? वो ब्यूटी एंजॉय करते हैं, उन प्लेसेस को एंजॉय करते हैं. क्यों एंजॉय करते हैं? बिकॉज वी आर अट्रैक्टेड टू इट इन एन एस्थेटिक वे. वाओ, सब कुछ कितना अच्छा है, कितना कितना ब्यूटीफुल है. फॉरेन लोकेशंस पर जाकर शूटिंग्स क्यों की जाती हैं बहुत सारी मूवीज की? बिकॉज द लोकेशंस आर ब्यूटीफुल, राइट. तो ब्यूटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड पर. द एसेज एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, द व्यूअर, द रीडर रादर देन द ऑब्जेक्ट, द पेंटिंग, द बुक. यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस ऐसे में किसी नॉवेल के रीडर और व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिश सेंटिमेंटेलिटीज, राइट. हम सेंटिमेंटलिस्ट बन जाते हैं जब भी किसी किताब को पढ़ते हैं, कोई ना कोई मॉरल सेंस हमारे अंदर आ जाती है. Unlike the French philosopher of the 18th century who sought an objective definition of beauty, the British school sought links between taste and aesthetic judgments. कि जिस तरीके के हम अपने आसपास एनवायरनमेंट देखते हैं ना, उसी तरीके का हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है. दिस इज व्हाट ह्यूम इज ट्राइंग टू से. अपने आसपास नॉर्मल एक एग्जांपल लीजिए, जब घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, फैमिली में एक बॉन्डिंग होती है, तो अच्छी ब्रिंगिंग अप होती है बच्चों की. जनरली हम कह देते हैं ना कि सब कुछ परवरिश का असर है, एंड दैट इज एक्चुअली एस्थेटिक्स. आसपास सब कुछ अच्छा देखेंगे
तो दिमाग में सब कुछ अच्छा अच्छा जाएगा, आपकी सोल में सब कुछ अच्छा अच्छा एंटर होगा और आपकी एक अपब्रिंगिंग और गुड वैल्यूज़ का इनकल्केशन होगा आपके अंदर। तो एस्थेटिक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है हमारी लाइफ, हमारे टेस्ट पर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ही अटेम्प्ट्स टू elaborate the need and the possible existence of a rule that will reconcile the taste of individual to one basic standard which can be used to approve or condemn various work. हर इंडिविजुअल के अपने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं कि ये हमारा ब्यूटी स्टैंडर्ड है या गुडनेस स्टैंडर्ड है और इसको बियॉन्ड हम लोग नहीं जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ प्लेसेस पर आप जाना पसंद नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, नहीं उस जगह पर मुझे नहीं जाना, वो मुझे पसंद नहीं है, वो जगह फिल्दी है, गंदी है, समथिंग लाइक दैट। उसी तरीके से सभी राइटर्स का, सभी रीडर्स का भी एक टेस्ट डेवलप हो जाता है धीरे धीरे आउट ऑफ दी आउटकम्स ऑफ एस्थेटिक्स। देयर आर टू रूल्स एंड दे आर द रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन एंड रूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। रूल ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं पहले, फॉर्मर के बारे में। रूल ऑफ कॉम्पोजिशन इज कंपोज्ड बाय द आर्टिस्ट एंड दे आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस लाइक एम्पेरिकल साइंस। कोई भी राइटर कैसे लिखता है, उसको जो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के बेसिस पर। एंड विद दीज रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन कम्स द रूल ऑफ क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। सपोज आप एक ऐसे राइटर हो हु वांट्स टू राइट मोर अबाउट romanticism, romantic life, love, nature, imagination, passion, तो आप लिखोगे भी वैसे ही और किसी भी चीज़ को, किसी भी और राइटिंग को क्रिटिसाइज भी कैसे उसी तरीके से करोगे, राइट। बहुत सी वायलेंट चीज़ें, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, ऐसी लिखी हुई चीज़ें, ऐसी सीरीज आपको पसंद नहीं आएंगी, अच्छी कैसी लगेंगी, बहुत सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड रोमांटिक मूवीज। ओके, रूल ऑफ कॉम्पोजिशन भी वही कहेगा आपका और रूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी वही कहेगा। The rule of composition or the rule of art are based upon subjective sentiment of experience and your interest also, okay, and observation. Because for instance, if an individual finds beauty in a particular art and which the critic finds flawed, then the critic here can be considered to be wrong. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ब्यूटी नज़र आती है या नज़र नहीं आती, लेकिन बाकी सबको आ रही है, तो आपकी अजम्पशन को रॉन्ग भी माना जा सकता है, लेकिन वो आपकी अजम्पशन और आपका टेस्ट है। एटलीस्ट व्हेन इट इज एक्सेप्टेबल टू यू, देन इट इज राइट। अपने कंक्लूजन में वो दो और फील की बात करते हैं जो कि है एनवी एंड जेलेसी। कई बार हमारा टेस्ट है कि वी लाइक सर्टेन पेंटिंग, हम खुद भी पेंटर हैं और बड़ी सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड नेचुरल ब्यूटी, नेचर सीन्स, ऐसी पेंटिंग्स करना पसंद करते हैं और ये जानते हैं और मानते हैं कि हम काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। और जब देखते हैं ना कि कोई और आर्टिस्ट भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रहा है, देन वी डू नॉट अप्रिशिएट इट आउट ऑफ जेलेसी। यही पॉइंट वो यहाँ पर बता रहे हैं। ही पॉइंट्स आउट दैट दीज टू क्वालिटीज, two factors that can cloud judgment and may lead to the diminishing of the applause of beauty. कई बार ऐसा होता है कि ब्यूटी इसलिए अप्रिशिएट नहीं की जाती है क्योंकि people are envious of it. But then when we eliminate these obstructions, अगर इन फीलिंग्स को साइड कर देंगे, it displays the beauties which are naturally fitted to excite agreeable sentiments. तो अगर इन ब्यूटीज को हम हटा देंगे, इन नेगेटिव क्वालिटीज को हम हटा देंगे अपने दिमाग से, एनवी और जेलेसी को, तो शायद हर ऐसी ब्यूटी अप्रिशिएट की जाएगी जो कि डिजर्व करती है। हमने अभी टॉपिक किया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। क्रिटिसिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा टफ लगता है सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन इतना टफ होता नहीं है। बट आई सजेस्ट कि आप अपने बेसिक टॉपिक्स को अगर पहले पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ये क्रिटिसिज्म और एनालिसिस का टॉपिक ईजी हो जाता है। तो अपने सभी टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, यू विल फाइंड क्रिटिसिज्म टू बी वेरी सिंपल। I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide the valuable feedback in the form of comments.